हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर। जी हाँ, यह है कॉम्बो क्लास, यानी कि करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ाई ही जाएगी, साथ ही साथ में उससे संबंधित जो भी स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे वो भी आपके क्लियर कराए जाएंगे। हम आपको बता दें कि यूपीपीसीएस का एग्जाम डेट आ गई है। यहाँ पर 11 तारीख को यूपीपीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है। साथ ही साथ में कल ही रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक ट्वीट किया है कि 15 दिसंबर से जो है रेलवे का एग्जाम कराया जाना तय हो चुका है। पूरी तैयारियां उन्होंने चालू कर दी हैं। आपका फॉर्म का स्टेटस भी आ गया है, यानी कि अब तो एग्जाम होना फिक्स है। तो तैयारी चालू कर दीजिए। कहाँ सो रहे हैं अभी आप, किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं? एडमिट कार्ड आएगा तब हम तैयारी करेंगे? तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, तैयारियां चालू कर दीजिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो अभी चुनाव होने के बाद में मध्य प्रदेश में भी बाहर आने वाली है रोजगार की। एमपीएसआई के 1500 पद पेंडिंग में डले हुए हैं। एमपी पुलिस के 15,000 पद जो है पेंडिंग में डले हुए हैं। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। और पेपर की बात करें तो यूपी में जेल वार्डन यूपीएसआई का एग्जाम भी बहुत ही जल्द आने वाला है। इतनी सारी परीक्षाएं आने वाली हैं और आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि अभी कोरोना टाइम चल रहा है, कोई तैयारी नहीं करेंगे, तो ये गलतियां छोड़ दीजिए। तो बिना समय गंवाए आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। किस राज्य की सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया है? तो बताइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कोरोना के टाइम का ये प्रश्न है। तो कोरोना काल में जो भी डे मनाए गए हैं, जो भी ऐप लॉन्च किए गए हैं, वो सारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपके सामने आ गया। इसका ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 18 जून को मास्क डे मनाया था। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, एक प्रश्न से आपको 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। तो कर्नाटक राज्य सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया। इस अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा और क्रिकेटर अनिल कुंबले भी वहाँ पर मौजूद थे। तो कर्नाटक की राजधानी यहाँ से आपकी क्या हो गई? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हो गई। और आपको ये भी पता चल गया कि जो अनिल कुंबले हैं वो क्रिकेट से संबंधित हैं, साथ ही साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में क्लियर हो गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, ये भी आपके कोरोना टाइम की योजना है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहां से शुरू किया गया है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए है बिहार से, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो बताइए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान कहां से शुरू किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए, यानी कि बिहार से चालू की गई ये योजना आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो पूरी जानकारी जानते हैं इस प्रश्न के बारे में। आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत बिहार के तेलिहर गांव से की गई। यह योजना 6 राज्यों के 116 जिलों में चलेगी। 6 राज्य निम्नलिखित है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड और बिहार। देखिए, आपसे यूपीपीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इनमें से किस राज्य में यह योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण नहीं चल रही है। 6 राज्यों में से आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक इनमें से नहीं होगा। तो ये प्रश्न इस तरह से कुछ आपके सामने आ सकता है। और बाकी के जो एग्जाम है, जेल प्रहरी, जेल वार्डन, साथ ही साथ एमपी पुलिस, इन सारे एग्जामों में आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से किस राज्य में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रही है या फिर नहीं चली है। उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो 6 राज्यों के 116 जिलों में ये योजना चलेगी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये इंटरनेशनल प्रश्न है कि कुवरतबेक बोरोसॉव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है ताजिकिस्तान और ऑप्शन डी है ईरान। तो बताइए कहाँ के ये प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि ये नियुक्ति से संबंधित है। तो ये आपके बैंक के एग्जाम में, साथ ही साथ यूपीपीसीएस और एमपीएसआई और जेल प्रहरी, रेलवे तो इसको पक्का कवर करेगा। इसका आंसर बी, यानी कि किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं बोरोसॉव। तो आइए पूरी जानकारी देखते हैं और आपको एक फनी ट्रिक भी हम देने वाले हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जैसे ही यहाँ पर राजधानी का नाम आया, आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि अब तो कोई नई ट्रिक मिलने वाली है। तो हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपको ट्रिक देंगे। आइए देखते हैं। तो ये तो हमने बता ही दिया आपको कि बोरोसॉव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। तो देखिए, 2 दोस्त हैं, वो लोग पार्टी कर रहे हैं। एक का बर्थडे है भाई, ठीक है, पार्टी कर रहे हैं, एकदम केक भी ला करके रख दिया है, ठीक है, सोमरस भी ला करके रख दिया, समझ रहे हैं ना सोमरस, हाँ वही ड्रिंक वगैरह ला करके रख दी है, ठीक है। अब क्या हुआ
कि जो दूसरा दोस्त है वो उससे थोड़ा जलता था अपने सामने वाले दोस्त से, तो उसने क्या किया, उसके केक में विष मिला दिया। ठीक है, जब तक वो उधर देख रहा था दूसरा, तब तक उसके केक में विष मिला दिया। अब उसको उसने खाया तो क्या हुआ, उसको तुरंत ही उसी स्थान पर मिर्गी आने लगी। ठीक है, मिर्गी आने लगी। मिर्गी जानते हैं ना, लोग बेहोश हो जाते हैं, तो उसी स्थान पर मिर्गी आने लगी। तो हमने यहाँ से कवर किया उसी स्थान और मिर्गी को मिला करके किया किर्गिस्तान। उसने क्या किया था, उसके केक में विष मिला दिया था, तो किर्गिस्तान की राजधानी हो गई विष केक। और वो पी क्या रहे थे, सोम रस पी रहे थे। समझ में आ गया ना, तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि मुद्रा जो है वो आपकी सोम है और देश का नाम है किर्गिस्तान और राजधानी है बिश्केक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो ऊपर जो है आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। भारत के लिए बहुत ही गौरव का विषय है ये कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो बताइए कहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। आइए देखते हैं पूरी जानकारी और हम आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ से ये लॉन्च किया गया है और कितनी इसकी मारक क्षमता है। ऑप्शन इसका आंसर है ए, यानी कि उड़ीसा से लॉन्च किया गया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का। एक और गौरव यहाँ पर भारत को हासिल हुआ है, एक और अस्त्र जो है भारत के पास आ गया है। तो आइए पूरी जानकारी हम देते हैं आपको इस प्रश्न से संबंधित। तो देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा के बालासोर में किया गया। यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है और इसकी अधिकतम गति जो है 2.1 मैक है। देखिए, वायुयानों की गति हो या फिर ये मिसाइलों की गति हो, इन सारी गतियों को हम मैक में मापते हैं। तो 2.18 जो है वो मैक इसकी गति है आपके ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, साइंस में ये प्रश्न बनकर के आता है कि वायुयानों की गति को हम मापते हैं, किस में मापते हैं, तो हमने आपको बता दिया मैक में मापते हैं वायुयानों की गति को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 आपके सामने आ गया है। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है और मध्य प्रदेश वालों के लिए स्पेशली यह गर्व का विषय है। स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 में किस शहर ने प्रथम स्थान लिया है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है मुंबई। इसका आंसर है सी, यानी कि इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मार ली है। एकदम मतलब कुंडली मार के बैठ गया है पहले स्थान पर। देखो भाई, ऐसा है, ये पहला स्थान तो अपना है। 4 साल से भाई बेटा हट नहीं रहा है इंदौर, ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो स्वच्छता सर्वेक्षण जो है मध्य प्रदेश वालों के लिए बड़ी गर्व की बात है कि इंदौर जो है पिछले 4 सालों से स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले नंबर पर काबिज है। तो अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है स्वच्छता सर्वेक्षण लीग 2020 की जो है सबसे स्वच्छ शहर जो है आपका वो इंदौर है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूरी जानकारी हमने आपको यहाँ पर दे ही दी है। और जो सबसे नीचे है वो है पटना, यानी कि बिहार का पटना जो है वो सबसे नीचे रहा है स्वच्छता में। तो उम्मीद करते हैं अगर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी तो आप कोशिश करेंगे पटना को सफाई पटना में कराने की और पटना को भी एक अच्छा स्थान दिलवाने की। तो प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, हो सकता है नीतीश कुमार जी हमारी वीडियो देख रहे हो, देख नहीं सकते हैं क्या? अगर आप फैलाएंगे वीडियो को, आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को फैलाएंगे, तो कोई बिहार वाला भी होगा, वहाँ भी तो पहुँच सकती है। तो हो सकता है कि जो नीतीश कुमार जी का सेक्रेटरी है वो भी तो सुन सकता है। अरे भाई, मान लो उसको वो तैयारी नहीं अच्छी लग रही हो, मान लो उसको रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करनी हो, यूपी पीसीएस की तैयारी करनी हो, तो हमारी वीडियो देख सकता है ना, क्योंकि बहुत ही यहाँ पर अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। सारी वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा किस तरह से हम ट्रिक और कीवर्ड की सहायता से सारे विषय आपके सॉल्व करा रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि CAA अभी हाल ही में चर्चा में बना हुआ है। इसके ऊपर बहुत सारा विवाद चला है, तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है तेलंगाना और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए क्या है इसका आंसर, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है डी, यानी कि केरल राज्य जो है उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि CAA हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे और ये भी बताएंगे कि सबसे पहले लागू किसने किया है। तो आइए देखते हैं पूरी जानकारी, कब से कहाँ से कैसे चालू हुआ और कैसे कैसे ये पारित हुआ। तो CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल है। CAA का पूर्ण रूप है नागरिकता संशोधन अधिनियम। इसी अधिनियम में 2019 में संशोधन किया गया, जिसे लोकसभा से 10 दिसंबर 2019 को पास किया गया, राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर इस पे 12 दिसंबर 2019 को हुए
और ये पूरे भारत में 10 जनवरी 2020 से लागू हो गया। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने राज्यों को ये छूट दी कि वो अपने राज्य में इसको लागू कर भी सकते हैं और नहीं भी लागू कर सकते हैं। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए केरल राज्य सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है कि CAA हमारे यहाँ लागू नहीं होगा। तो ये बात जो है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 से अभी तक हमको नागरिकता के बारे में सारी जानकारी मिलती आ रही थी कि कैसे नागरिकता के क्या नियम और कानून है। तो भारतीय संविधान में 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले लागू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले अपने यहाँ लागू कर दिया था इस CAA को। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। पहले चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ किसे बनाया गया है? देखिए, पहली बार बने हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये आगामी परीक्षाओं के लिए। ऑप्शन ए है अरविंद बोबड़े, ऑप्शन बी है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी है राकेश सिंह भदौरिया और ऑप्शन डी है रघुराम जी राजन। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि जनरल विपिन रावत को पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ यहाँ पर नियुक्त किया गया है। तो किस समिति की सहायता से नियुक्त किया गया, किसने रिकमेंड किया है, सारी जानकारी हम आपको एक ही प्रश्न में देंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए, जनरल बिपिन रावत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस बनाया गया है। यह थल सेना के आर्मी चीफ थे। कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों के द्वारा इन्हें चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का पद मिला है। देखिए, ये जो प्रश्न है वो आपको दूसरों से अलग बनाएगा कि किस समिति की सिफारिश पर इनको आर्मी चीफ को जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का पद मिला है। तो कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों पर यह पद इनको दिया गया है। तो आपको ऐसी ही कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। NTPC के लिए 2.5 करोड़ फॉर्म भरे गए हैं। तो आपको अगर दूसरों से अलग होना है तो आपको चीज़ें भी, कंटेंट भी आपके पास दूसरों से अलग होना चाहिए। तो ऐसे सारे कंटेंट जो है हम आपको उपलब्ध कराएंगे सक्सेस जंक्शन के माध्यम से। तो अपने दोस्तों को भी बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर जरूर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? देखिए, अभी हाल ही में दिल्ली में मेट्रो चालू कर दी गई हैं। कोरोना के बाद में लॉकडाउन 5 में मेट्रो चालू कर दी गई हैं, अनलॉकडाउन में। तो देखिए, ऑप्शन ए है प्रगति विहार मेट्रो स्टेशन, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ऑप्शन सी है केजरीवाल मेट्रो स्टेशन और ऑप्शन डी है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पर आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, इसका आंसर है बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदल करके। केजरीवाल जी ने अपने नाम पर कोई मेट्रो स्टेशन का नाम नहीं रखा है, तो ऐसा ना हो आप दिल्ली का नाम सुनते ही केजरीवाल मेट्रो स्टेशन लगा करके आ जाएं। तो अभी इतना भी ऐसा भी कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है। तो कोई चिंता की बात नहीं है, नाम तो वैसे का वैसा ही, बस सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन यहाँ पर नाम कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड किसे दिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये जो अवार्ड हैं, जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये जो निधन हुए हैं, ये सारी चीज़ें IBPS बैंक का जो मेंस एग्जाम होने वाला है RRB का, उसमें आपसे पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ रेलवे NTPC वालों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। UPPCS वालों के लिए, जेल वार्डन, जेल प्रहरी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन बी है पीयूष जायसवाल, ऑप्शन सी है कंगना रनौत और ऑप्शन डी है AR रहमान। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि पीयूष जायसवाल जी को ये अवार्ड दिया गया। देखिए, भावनाओं में मत बहिए, मुझे पता है आप सुशांत सिंह राजपूत लगाने वाले थे, लेकिन ऐसा कोई अवार्ड उन्हें नहीं दिया गया है। तो ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड पीयूष जायसवाल जी को दिया गया है, जो कि एक NGO कार्यकर्ता हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है पीयूष जायसवाल संबंधित हैं, तो इसका आंसर होगा NGO से, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। बहुत ही गर्व की बात है ये। देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर नाम किया है भारत का। प्रश्न नंबर 10 है, मालवत पूर्णा सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की थी, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? तो देखिए, मालवत पूर्णा अभी चर्चा में क्यों बनी हुई है, तो हम आपको बता देते हैं। विश्व की सबसे ऊंची जो 6 चोटियां हैं उनको फतह किया है मालवत पूर्णा ने, ठीक है। तो उस समय इन्होंने क्या किया था कि एवरेस्ट को भी इन्होंने फतह कर लिया था। सबसे कम उम्र में एवरेस्ट को फतह करने वाली ये लड़की बनी थी। अपना नाम इन्होंने इतिहास में दर्ज कराया था। भारत के लिए भी एक बहुत ही यहाँ पर गर्व की ये बात है। तो उस समय उनकी उम्र क्या थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए है 13 साल 10 महीना, ऑप्शन बी है 13 साल 11 महीना, ऑप्शन सी है 14 साल 10 महीना और ऑप्शन डी है 11 साल 11 महीना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि महज 13 साल 11 महीने की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट पर फतह कर लिया था। भाई, हमारी बेटियां किसी से कम नहीं हैं,
ये जो डायलॉग था बिल्कुल इसको चरितार्थ कर दिया यहाँ पर मालवत पूर्णा ने, कि मात्र 13 साल और 11 महीने की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट को फतह कर दिया है। भारत के लिए कितनी गर्व की बात है। और अभी अभी इन्होंने जो है विश्व की 6 सर्वोच्च ऊंची जो चोटियां हैं उनको यहाँ पर फतह कर लिया है, जिसमें से एक है माउंट किलिमंजारो। बहुत ही कठिन चढ़ाई होती है माउंट किलिमंजारो की, लेकिन उसको भी इन्होंने फतह कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी जानकारी हम आपको दे चुके हैं कि 6 चोटियों को इन्होंने फतह किया है। साथ ही साथ एक बात हम आपको और बता देते हैं कि जो मालवत पूर्णा है, इनके ऊपर 2018 में एक मूवी भी बनी है पूर्णा नाम से। राहुल घोष ने ये मूवी बनाई है पूर्णा नाम से। आप ये मूवी देखिए, आपको बहुत ही यहाँ पर अच्छी ये मूवी लगेगी। आपके मन में भी विचार जगेगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हम ये ठान लें। तो आप आरआरबी एनटीपीसी क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप ठान लेते हैं और सक्सेस जंक्शन के साथ में बने रहते हैं। तो देखिए ये न्यूज़ जो है ये बहुत ही चर्चा में रही है, क्योंकि आरपीएफ, अब देखिए ट्रेनें चलना चालू हो गई हैं, ठीक है। तो आरपीएफ का अब यहाँ पर रोल बढ़ गया है, आरपीएफ का दायित्व तो बढ़ गया है। तो आरपीएफ से संबंधित यह प्रश्न है कि आरपीएफ का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है। ऑप्शन ए है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन बी है इंडियन मेट्रो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑप्शन सी है इंडियन मालगाड़ी प्रोटेक्शन फोर्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो आइए देख लेते हैं। इसका आंसर ए यानी कि इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नाम कर दिया गया है आरपीएफ का। तो ऐसा क्यों किया गया है, देखिए आरपीएफ को अभी वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को मिलती थी। तो जैसे इनके शब्द के मतलब इनके नाम के आगे इंडियन शब्द लग गया, तो अब इनको क्या है समूह ए में रख दिया, यानी ग्रुप ए में रख दिया जाएगा और इनको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि भारतीय सेना को मिलती हैं। तो देखिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदल करके अब इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर दिया गया है तथा उनके कर्मचारियों को समूह ए में जगह दी गई है। एक और जानकारी हम आपको देते हैं इससे संबंधित। देखिए 1924 से लेकर के 2016 तक का जो बजट है वो रेलवे बजट के नाम से अलग से आता था, लेकिन अब क्या है 2017 में दोनों बजट को मर्ज कर दिया गया है। तो 2017 में जो बजट आया था सामान्य बजट और रेलवे बजट को मिला करके एक ही बजट आया था। तो ये जो है 2017 से इसको मर्ज कर दिया गया है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है रेलवे के एग्जाम में, क्योंकि रेलवे से संबंधित जो भी प्रश्न है ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, प्रश्न नंबर 11। आरबीआई ने अभी हाल ही में मनी मोबाइल ऐप किसके लिए लॉन्च किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा बैंक वालों के लिए, क्योंकि जो ऐप हैं या फिर ब्रांड एम्बेसडर है ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी मेंस के एग्जाम में। ऑप्शन ए है प्रवासी मजदूरों के लिए, ऑप्शन बी है दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए, ऑप्शन सी है पेशेवर रेसलरों के लिए और ऑप्शन डी है प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है बी, यानी कि दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए ये जो है मनी ऐप जो है लॉन्च किया है आरबीआई ने। तो पूरी जानकारी आइए हम आपको देते हैं। तो देखिए आरबीआई ने मनी मोबाइल दृष्टिबाधित लोगों के लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से दिव्यांग लोग भी नोटों की पहचान कर सकेंगे। देखिए अभी क्या है, जिन लोगों की दृष्टि बाधित है यानी आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो लोग अभी नोटों की पहचान नहीं कर पा रहे थे। अब क्या है, मोबाइल में एक ऐप होगा, उनके पास मोबाइल होगा, ठीक है, तो उस नोट को वो स्कैन करेंगे कैमरे के माध्यम से और मोबाइल वाइब्रेट करके बता देगा कि ये नोट असली है या फिर नकली है। या फिर मोबाइल के अंदर एक ऐसा ऐप जो है, ऐप में एक सुविधा होगी कि मोबाइल आपको बोल करके स्पीकर के माध्यम से बता देगा कि ये कितने का नोट है, ठीक है, और असली है या फिर नकली है। तो बहुत ही अच्छी योजना लगी हमें ये दिव्यांगों के लिए। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। आईपीएल अभी चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है आईपीएल। तो आईपीएल से संबंधित प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए आईपीएल के प्रथम संस्करण का नाम क्या था। सबसे प्रथम जो संस्करण था उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है और आगे भी जो पूरी जानकारी है कि वर्तमान का नाम क्या है, इससे पहले का नाम क्या था, सारी जानकारी हम आपको देंगे। तो देखिए ऑप्शन ए है वीवो आईपीएल, ऑप्शन बी है ड्रीम 11 आईपीएल, ऑप्शन सी है डीएलएफ आईपीएल और ऑप्शन डी है पेप्सी आईपीएल। तो बताइए क्या है जो नाम पहला जो प्रथम संस्करण हुआ था। तो आइए देखते हैं। इसका आंसर तो सी हो गया, यानी कि डीएलएफ आईपीएल पहले आईपीएल का नाम था। तो आईपीएल के पहले संस्करण का नाम डीएलएफ आईपीएल था, जिसकी विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स थी, जिनके कप्तान शेन वॉर्न थे। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने पहला जो है डीएलएफ आईपीएल यहाँ पर जीता था। तो वर्तमान में जो आईपीएल दुबई में चल रहा है, तो उस आईपीएल का नाम है ड्रीम 11 आईपीएल 2020, ठीक है। इससे पहले 2019 में जो आईपीएल भारत में हुआ था उसका नाम था वीवो आईपीएल और उसको जीता था चेन्नई सुपर किंग ने, जिसके कैप्टन हैं माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ।
प्रश्न नंबर 13 आपके सामने आ गया है, भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुई है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है भारत को? तो आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है मलेशिया और ऑप्शन डी है जापान। तो इसका आंसर है बी, यानी कि सिंगापुर से भारत को सबसे ज़्यादा यहाँ पर एफडीआई प्राप्त हुई है। तो आपके चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं भैया कोई फनी ट्रिक बना दें हमको राजधानियाँ याद करने की। तो आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आइए हम आपको बताते हैं इनकी राजधानियों को याद करने की ट्रिक। तो आइए देख लेते हैं। भारत को सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त हुई है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और मुद्रा सिंगापुरी डॉलर। ओहो हो, ये क्या हो गया? ये तो बहुत सिंपल आ गई। इसके लिए ट्रिक बनाने की क्या जरूरत है, आप खुद ही याद कर सकते हैं। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, ठीक है। जापान की राजधानी टोक्यो है। देखिए, जापान की राजधानी जो है ना, वो अभी फिर से चर्चा में आई हुई है। दूसरी बात, जापान की राजधानी कई बार पूछी जाती है, तो आपको अगर याद नहीं होती तो चलो हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। देखिए, मेरा एक दोस्त था, हम दोनों रहते थे रूम पर, ठीक है, तैयारी करते थे भाई। तो मेरा एक दोस्त था, तो दोस्त क्या पान खाने जरूर जाता था भाई शाम को, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, वो दोस्त जो है गेट से बाहर निकला, बोलता भाई मैं पान खाने जा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई जाओ। तो बोलता लेकिन भाई टोक्यो नहीं मुझे बिल्कुल भी। मैंने कहा यार भाई को बुरा लगता है इसका मतलब, अगर हम पूछते हैं भाई मैं भी चलूँ क्या, हो सकता है वो ये सोच रहा था ऐसा ना हो ये पूछ ले भाई मैं भी चलूँ क्या। तो उसने कहा भाई मैं पान खाने जा रहा हूँ, मुझे टोक्यो नहीं। तो वहाँ से आप एक ट्रिक बना सकते हैं कि कहाँ जा रहा था वो, पान खाने। तो जा रहा था पान खाने, यानी कि जापान देश का नाम हो गया। और जाते जाते उसने कहा क्या कहा था, भाई मुझे टोक्यो नहीं। तो वहाँ से आपको राजधानी का नाम भी आ गया टोक्यो। तो जापान की राजधानी टोक्यो हो गई। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो तो लाइक के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जो आपको सक्सेस जंक्शन के सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सी फ़नी ट्रिक हमने आपको ऐसे ही दी हैं, चाहे आपको हिंदी की बात कर लें, साइंस की बात कर लें, हर जगह हमने आपको फ़नी ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ें याद कराई हैं। हिंदी के 100 पर्यायवाची हमने 30 मिनट में आपको याद करा दिए हैं, केवल पढ़ाए नहीं हैं, याद करा दिए हैं इन्हीं ट्रिक की मदद से। अगर आपको देखना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। और एक प्रश्न जो हमने आपको यहाँ पर जो है थंबनेल में भी लिया है, 500 साल पुराना मंदिर, उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि कैसे कैसे 500 साल पुराना मंदिर दोबारा से यहाँ पर नज़र में आया है और कहाँ पर आया है। प्रश्न नंबर 14, फिलहाल इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो IGX का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो पहले हम आपको बताते हैं कि IGX क्या है, सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑप्शन ए है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है वेंकैया नायडू। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर है इसका यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यहाँ पर IGX का उद्घाटन किया गया है। तो IGX क्या है आइए हम आपको बताते हैं। तो देखिए, IGX का फुल फॉर्म है इंडियन गैस एक्सचेंज। इसका उद्घाटन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया। तो आपके 2-3 प्रश्न यहाँ से ही क्लियर हो गए कि पेट्रोलियम मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। इसमें क्या है, ऑनलाइन गैस डिलीवरी की सुविधा आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो बिचौलियों का काम समाप्त, आप ऑनलाइन डिलीवरी करवा सकते हैं अपने घर पर गैस की IGX के माध्यम से। प्रश्न नंबर 16 आपके लिए आ रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न 16। मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, किसने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया है? इसका आंसर है बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया है। तो आइए पूरी जानकारी देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार उत्तर प्रदेश ने दिए हैं। हर साल रोजगार के लिए जो बजट है, यानी मनरेगा के लिए जो बजट है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। तो मनरेगा के लिए 2020 का बजट है 1,15,000 करोड़ रुपए का। ये राशि अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि UPPCS जैसे एग्जाम में आपसे राशि भी पूछी जा सकती है। साथ ही साथ NTPC रेलवे में भी आपसे ये प्रश्न घुमा करके पूछ सकता है राशि के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कर्मभूमि ऐप किस राज्य सरकार ने चालू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भी आपका कोरोना टाइम पर ये ऐप लागू किया गया है। तो ये जो ऐप है ये आपकी बैंक के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए है बिहार राज्य सरकार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य सरकार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, ऑप्शन डी है गोवा राज्य सरकार। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं।
इसका आंसर सी यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने यहाँ पर कर्मभूमि मोबाइल ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है। तो पूरी जानकारी हम आपको देंगे इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, कर्मभूमि मोबाइल ऐप पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने चालू किया है। इस ऐप के माध्यम से आईटी पेशेवरों की सहायता की जाएगी। देखिए क्या है कि कोरोना के टाइम पे जो है, जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो लोग थे, अगर वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे तो उनकी जॉब छूट गई थी। तो उस समय पे क्या किया है कि ये जो राज्य सरकार है यहाँ पर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने, उन्होंने एक सुविधा दी कि आपकी जॉब छूट गई है, आप राज्य सरकार के लिए काम कीजिए, यानी राज्य सरकार के लिए ऐप बनाइए, राज्य सरकार के लिए वेबसाइट बनाइए और आपको जो पे जो है राज्य सरकार करेगी। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर इनिशिएट लिया गया था जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के द्वारा। तो ममता बनर्जी जी जो हैं वो हमेशा न्यूज़ में बनी रहती हैं। एक बात हम आपको और बता दें, एक मास्क अनेक जिंदगी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। यह प्रश्न आपको जरूर मिलेगा आगामी जो मध्य प्रदेश की परीक्षाएं आने वाली हैं चुनाव के बाद में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 18 आपके सामने आ रहा, आइए देखते हैं। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? ऑप्शन ए है टोक्यो जापान, ऑप्शन बी है लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है वुहान चीन। भाई यहाँ तो बिल्कुल नहीं जाऊँगा, बेशक योग करो या ना करो, भाई वुहान चीन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोरोना वायरस का जन्म वुहान चीन से ही हुआ है। यानी कि कोरोना वायरस की जन्म स्थली जो है ना, वो भाई साहब वुहान जो है, चीन का एक जो राज्य है वुहान, वो है। तो कितना भी योग करा लो भाई, यहाँ पर तो नहीं जाऊँगा अगर यहाँ पर होगा तो आइए देखते हैं। अगला ऑप्शन है मॉस्को रूस। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी यानी कि बच गए भाई, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में है विवेकानंद विश्वविद्यालय योग के लिए, पहला विश्वविद्यालय जो भारत के बाहर खोला गया है, इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और मॉस्को की राजधानी याद है ना आपको? अरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताई थी एक फनी ट्रिक के साथ में। अच्छा नहीं याद है, कोई बात नहीं, चलो एक बार रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए, मॉस्को की राजधानी हमने कैसे याद की थी? जो पंजाबी लोग होते हैं ना, वो अपने, देखिए मान लीजिए पंजाबी लोगों की वाइफ जो है किसी पंजाबी की, वो रूठ गई है, तो पंजाबी लोग कैसे मनाते हैं अपनी वाइफ को? तुसी रुस्या ना करो, है ना, ऐसे कहते हैं ना, तुसी रुस्या ना करो। ठीक है, तो वहाँ पर रुसिया आ रहा है, रुसिया वर्ड आ रहा है, वहाँ से हमने शब्द लिया रूस, रूस आपका नाम हो गया। और वो क्या कर रहे हैं? अपनी वाइफ को मस्का लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? मस्का लगा रहे हैं, तुसी रुसिया ना करो। तो वहाँ से हमने शब्द उठाया मॉस्को, मस्का से मॉस्को बन गया। तो रूस की राजधानी मॉस्को हो गई। करेंसी या रूबल, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर भी हो गया कि विवेकानंद योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में खोला गया है। भारत के बाहर खुलने वाला ये पहला योग विश्वविद्यालय है। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने आ रहा है, आइए देखते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है सुरक्षा सैलरी ऐप, ऑप्शन बी है स्वयं कोरोना वायरस जांच ऐप, ऑप्शन सी है स्वस्थ आप ऐप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने कौन सा यहाँ पर जो एमएसएमई के लिए लॉन्च किया है ऐप? तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ए यानी कि सुरक्षा सैलरी ऐप यहाँ पर लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। तो आइए एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। तो देखिए, एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई सेक्टर के लिए सुरक्षा सैलरी ऐप लॉन्च किया। तो एयरटेल पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुरुग्राम हरियाणा में, और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो हैं आपके अनुव्रत विश्वास। तो हम याद कैसे करेंगे कि सीईओ जो अनुव्रत विश्वास एयरटेल पेमेंट बैंक के हैं? आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हरियाणा में। और हरियाणा के लोग कैसे होते हैं? एकदम तगड़े होते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि अरे विश्वास जी, आप पर विश्वास कर रहे हैं, तो विश्वास मेरा टूटना नहीं चाहिए, नहीं हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, क्योंकि भाई तगड़े होते हैं यार हरियाणा के लोग, देखा भी होगा आप लोगों ने। तो अनुव्रत विश्वास जी ने कहा भाई चिंता मत करो, मैं ये व्रत ले रहा हूँ, मैं ये व्रत कर ले रहा हूँ आज से ही, यानी आज से ही मैं ये व्रत करता हूँ कि आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि एयरटेल पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है अनुव्रत विश्वास। उन्होंने विश्वास दिलाया और अनु मतलब आज से ही उन्होंने ये व्रत रख लिया कि कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 आपके सामने आ रहा है। 15 साल पहले डूबा 500 साल पुराना मंदिर कहां पर उजागर हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऐतिहासिक मंदिर है जो है, 500 साल पुराना मंदिर जो है वो दब गया था और ये 15 साल के बाद अब फिर से उजागर हुआ है। तो कहां पर हुआ है आइए हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है पंजाब। तो बताइए कहां पर ये मंदिर 500 साल पुराना फिर से उजागर हुआ है? तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
इसका आंसर सी यानी कि उड़ीसा में ये मंदिर जो है फिर से उजागर हुआ है। 15 साल पहले ये डूब चुका था। तो देखिए क्यों डूबा था, आइए हम आपको उसका रीजन बताते हैं। उड़ीसा में महानदी की बाढ़ में 15 साल पहले डूबा 500 साल पुराना मंदिर फिर से उजागर हो गया है। तो देखिए उड़ीसा की एक नदी है महानदी, तो वो क्या है कि अपना हमेशा जो है रास्ता बदलती रहती है, और ऐसा वैसा नहीं है, उसका स्वैग है अपना एक अलग। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पर कल वहाँ पे परसों वहाँ पर, ना भाई, स्वैग है। 15 साल बाद बदलेंगे, टाइम पीरियड दे रखा है। तो 15 साल पहले एक जगह पर बाढ़ आई थी, और 15 साल पहले ये जो 500 साल पुराना मंदिर है वो उस बाढ़ की चपेट में आ गया था, और मतलब कि नीचे चला गया था बाढ़ के पानी के नीचे। तो 15 साल से वो नीचे दबा हुआ था। अब क्या है, महानदी ने अपना फिर से स्वैग दिखाया और वहाँ से बिल्कुल अपना स्थान चेंज कर लिया कि भाई अब मैं जा रही हूँ, तो ओके टाटा बाय बाय, अब मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। तो उसके वहाँ से हटते ही, पानी जैसे ही वहाँ से हटा, वैसे ही वो जो मंदिर 15 साल पहले दब गया था, 500 साल पुराना मंदिर, ऐतिहासिक मंदिर, वो फिर से उजागर हो गया है। तो ये मंदिर था जिसके बारे में हमने थंबनेल में भी आपसे बात की थी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो सामने सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए तो हमारी वीडियो आपके पास आने लगेगी। साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको भी देखना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारी चीज़ें आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराई गई हैं। खेलों की कप और ट्रॉफियाँ भी आपको ट्रिक के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से याद कराई गई हैं। मात्र 10 मिनट की कहानी और फुटबॉल की 22 ट्रॉफियाँ याद चुटकी में, बैठे बैठे भाई, बैठे बैठे याद हो गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।